हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, कल हमने बात किया था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की। कहने का मतलब पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमारा इस वक्त टॉपिक चल रहा है बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसी का ये भी एक टॉपिक है जिसे हम कह रहे हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो बात कर ले कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज या क्या मेन चीज ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नाम से ही लग रहा है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब इसमें आयरन का एक पीस होगा, टुकड़ा होगा, जो कि क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, हम क्या चाहते हैं कि स्पिंडल हमारा रोटेट करे। इसका मतलब वो लोहे का टुकड़ा किससे कनेक्ट होगा, स्पिंडल से। तो आयरन पीस अगर मूव करेगा तो स्पिंडल भी रोटेट करेगा। स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर से अटैच होता है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं किसमें, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब बात करते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपके दो प्रकार के होंगे, टू टाइप्स होंगे। पहला होगा अट्रैक्शन टाइप, दूसरा होगा रिपल्सन टाइप। रिपल्सन टाइप। ठीक। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर है वो जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ये उनको देखते हुए बनाया जा रहा है। तो इस और ये लेक्चर टीजी2 के स्टूडेंट के लिए भी काम होगा, और जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं और उनके लिए भी होगा। कहने मतलब टेक्निकल जितने स्टूडेंट होंगे उनके लिए लेक्चर, उनके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। हम पहला हम देखते हैं एट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो पहले बात कर ले हम एट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए स्टूडेंट, कल मैंने बताया था जितने भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि कैसा कैसा दिखता है, जैसे पेन है, पेंसिल है। कहने मतलब ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का है जिसका डाया कम है, डायमीटर जिसका डाया कम और लेंथ ज्यादा है। ऐसे पार्ट जो आप है, ये जो हिस्सा दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। आप लोग को ये बता दिया गया कि कंट्रोलिंग के लिए, हम कंट्रोलिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल। हाँ, इसमें पहले क्या कहते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल भी इस्तेमाल किया जा रहा था, बट हम स्प्रिंग कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। अब स्प्रिंग कंट्रोल में भी आप दो स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं, S1 S2, या चाहें तो एक ही स्प्रिंग यूज करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब देखिए, ये जो देखिए हमने क्या किया है, बेसिकली देखिए क्या है, पहले स्पिंडल से देखें। स्पिंडल पॉइंटर अटैच है, ये स्केल हो गया। स्पिंडल से हमने दो स्प्रिंग S1 S2 को कनेक्ट किया है और कंट्रोलिंग। अच्छा, अब एक ही देखिए क्या है, ये जो आपके ये दोनों तरफ चूंकि ये रोटेट कर रहा है, जाहिर सी बात है, तो क्या इसका हम यूज करेंगे, जेवेल बियरिंग का। बियरिंग का यूज करते हैं। किस टाइप की बियरिंग होगी, जेवेल बियरिंग। ठीक है, J2 एंड J1। अब देखो स्टूडेंट, अब इसी स्पिंडल से एक सॉफ्ट आयरन पीस यानी कि मुलायम लोहे के टुकड़ा, जिसका शेप कैसा होगा, ये किस शेप का है, इसे हम बोलते हैं ओवल शेप। ओवल शेप, या कह लीजिए अंडाकार आकृति। ओवल शेप आप लोग जानते होंगे, इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसको ओवल बोला जाता है, उसका भी शेप वैसा ही होता है। खैर वो तो छोड़िए। देखिए, एक ओवल शेप का कैसा सॉफ्ट आयरन बैंड किससे कनेक्ट कर रखे हैं हमने, स्पिंडल से। इतना अरेंजमेंट तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए सॉलेनॉइड, कहने का मतलब एक रिंग टाइप का, जैसे रिंग होता है, जैसे ये आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक किस टाइप का है, एक रिंग टाइप का है। ठीक है ना। तो इसी पे जब हम कॉपर वायर को वाउंड करेंगे, जब कॉपर वायर को वाउंड करते चले जाएंगे, तो कुछ समय बाद ये क्या बन जाएगा, आपका सॉलेनॉइड बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये सॉलेनॉइड होगा। अब आप इस सॉलेनॉइड का देखिए बस इतना ही पार्ट देख पा रहे हैं। कहने मतलब सॉलेनॉइड देखिए कैसा होगा। सॉलेनॉइड ऐसे बोर्ड से बाहर होगा, फिर बोर्ड के अंदर होगा, फिर वहां से ऐसे घूम के ऐसे आया होगा। ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं। सॉलेनॉइड ऐसे रिंग फॉर्म में होगा, तो कुछ बोर्ड से ऐसे बाहर होगा, फिर इतना ही बोर्ड के अंदर होगा, अंदर से फिर ऐसे घूम के फिर ये बाहर आया होगा। ठीक बच्चों। अब देखिए इस सॉलिनॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब सॉलिनॉइड में चूंकि हम कॉपर वायर की क्या कर रहे हैं, कॉपर वायर को वाउंड कर रहे हैं, कई बार लपेट रहे हैं, तो यहाँ आपको सारे वायर के क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। मतलब अनुप्रस्थ काट का जो दिखाया जाता है वो दिखाया जा रहा है, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। ये देखिए। ठीक है। अब हम ये कह ले रहे हैं कि देखिए, अब सॉलिनॉइड को किससे कनेक्ट किया हमने, सप्लाई से कनेक्ट किया है। इतनी बात समझिएगा। मान लीजिए करंट इस वक्त इधर फ्लो हो रही है, आई।
और हम ये मान चले कि इसी करंट की वैल्यू को हमको मेजर करना बाय अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट से। तो देखो स्टूडेंट, हम मान ले रहे हैं कि इधर साइड के सोलेनॉइड के इस साइड जो कंडक्टर आ रहे हैं, इनमें करंट किधर है, इनवर्ड है। और जाहिर सी बात है, इधर साइड अपोजिट साइड की अगर बात करें हम, तो इधर साइड के सोलेनॉइड के जो कंडक्टर्स हैं उनमें कहेंगे डायरेक्शन क्या मान ले, आउटवर्ड। तो कह लें कि अगर ये एन पोल्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। अब सारे स्टूडेंट बात समझिएगा, करंट जब इन सोलेनॉइड में फ्लो होगी तो इस एरिया का इतने रीजन में पोल्स आपका एन आया, इस रीजन का पोल्स एस आया, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, ये डायरेक्शन होगा। देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, होता क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और रिलक्टेंस मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, रिलक्टेंस मोटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि एयर गैप में वो हिस्सा जहां रिलक्टेंस कम होगा, रोटर आपका उधर साइड मूव करेगा। या कह लीजिए एक तरह से कि रोटर आपका उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब बच्चों, इधर देखो, ये जो आप, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो डैट 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 हमने बनाया है, यह यही सॉफ्ट आयरन बैन है, बट ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे बोर्ड के एकदम ऐसे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा बाहर है, डैट डैट डैट। ये उस समय है जब हम यहाँ पर सप्लाई नहीं दिए, लेकिन जब हम सोलेनॉइड को सप्लाई दे दे रहे हैं तो यही सॉफ्ट आयरन बैग, अब इसकी पोजीशन ये डार्क से दिखाई गई है। अब ये डार्क वाली जो पोजीशन है, ये कुछ डिग्री क्या हुआ, पीछे चला गया और बोर्ड पे आ गया, बोर्ड के सरफेस पे अब ये आ चुका है। कहने लोग पहले ऐसे था जब सप्लाई नहीं दिया था सोलेनॉइड को, जब सप्लाई दिया था सोलेनॉइड में, जब सप्लाई फ्लो हुई तो यही आयरन बैंड इधर चला गया, कुछ डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब यही प्रिंसिपल समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है, देखिए, सॉफ्ट आयरन बैंड, ये मुलायम लोहे के टुकड़े की परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिट करने की एबिलिटी, किसको, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से हो जाने, मतलब होके फ्लो होने की, इसको ही कहते हैं हम परमिबिलिटी। तो अगर सॉफ्ट आयरन वैन की हम कह रहे हैं कि परमिबिलिटी जो है वो अगर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसका रिलेक्टेंस क्या होगा, रिलेक्टेंस उसका कम होगा। रिलेक्टेंस वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ बात समझिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब क्या होगा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये देखा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां से तो बाहर निकली, यहां समझिएगा, बट अब इसको यहां तक आने से पहले ही इसने देखा कि यहाँ पास एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या कह लीजिए उसका रिलेक्टेंस बहुत कम है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किधर साइड मूव करने लगेगी, ये उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ का रिलेक्टेंस क्या हो, कम हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट उसी पाथ को फॉलो करती है जहां का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, मैक्सिमम करंट उस पाथ को फॉलो करेगी जहां का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। वैसे ही मैक्सिमम मैग्नेटिक सर्किट में आ जाइए, मैक्सिमम फ्लक्स उस पाथ को फॉलो करेगी जहां का रिलेक्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन पीस का रिलेक्टेंस कम है, तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इससे होते हुए, इस मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड लाइन इससे होते हुए किधर चली जाएगी, साउथ की तरफ, ऐसे। अब ये किधर चली जा रही है, साउथ की तरफ। थोड़ा सा वो हो गया, आप देख लीजिए। कहने का मतलब जो पहले क्या था, सीधे डाउनवर्ड जा रही थी, अब क्या हो रहा है कि इसके आगे थोड़ा सा क्या है, लोहे का टुकड़ा रखा है सॉफ्ट आयरन में, तो यहां से निकली और फिर लोहे के टुकड़े से होते हुए फिर साउथ में चली जा रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाँ यहां तक तो बात समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि, इधर समझिएगा इस बात को, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर आप एक सॉफ्ट आयरन पीस या मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स किधर जाएगी, इसके अंदर से इसी डायरेक्शन में होकर जाएगी बाहर। तो देखो बच्चों, ये हम बात जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल या चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ।
लेकिन मटेरियल के अंदर या चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। तो यहां देखिए, इस इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि अंदर ये डायरेक्शन है, तो कहने का मतलब ये पोल्स कौन सा होगा? साउथ, और ये पोल्स कौन सा होगा इस मटेरियल का? नॉर्थ। ये बात हरदम याद रखिएगा। एक चुंबक के लिए एग्जांपल समझिए, चुंबक के बाहर बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, बट चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पास भी वही हमने देखा कि इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अंदर की बात हो रही है, इसका मतलब इसका ये सिरा साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पास देखिए, इस रीजन में जहां से मैग्नेटिक फील्ड इंटर की, किसमें? सॉफ्ट आयरन बैंड में, वहां पास आपको कौन सा पोस्ट क्रिएट हुआ होगा? साउथ। और जहां से लीव की, ये हिस्सा जहां से निकल रही है, वहां पास कौन सा पोल्स बना होगा? नॉर्थ। इतनी बात समझे? अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब ये नॉर्थ पोल साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ पोल नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी आपका ये जो आयरन का पीस है वो बोर्ड से थोड़ा सा ऐसे बाहर है, ठीक है। यहाँ एन, यहाँ पास एस हो गया, यहाँ एस, यहाँ पास क्या होगा स्टूडेंट? एन हो गया। अब इस ये एन एस को अपनी तरफ खींचेगा और ये एस इस एन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये किधर जाएगा? आयरन बैंड बोर्ड की तरफ जाएगा। तो बोर्ड की तरफ चला जाएगा, कहने का मतलब ये भी उसी लाइन में अलाइन कर लेगा जहां जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, ठीक है। अब बात समझिए बेटा, ये बात जब मशीन पढ़ेंगे आप, तब रिलक्टेंस मोटर वहां जानिएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड उस पाथ को फॉलो करती है जहां का रिलेक्टेंस कम होता है, लेकिन ये आयरन पीस उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होगा, उस एरिया की तरफ मूव करेगा जिस एरिया का रिलेक्टेंस कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से होके जाने लगी, तो इसके पीछे के हिस्से में क्या हुआ? वहां का रिलेक्टेंस कम हो गया, इसलिए ये आयरन मैन किधर अट्रैक्ट हो गया? ठीक है। तो या इस फिनोमेना को समझ लीजिए कि एन एस को अट्रैक्ट करेगा और एस एन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा। क्लियर बात? तो इस तरह से आपका आयरन पीस जो है, अगर वो मूव करेगा तो वो स्पिंडल से कनेक्ट है, स्पिंडल रोटेट करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। यही इसकी बेटा डिफ्लेक्शन की पूरी कहानी है। कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं। हाँ, डैम्पिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसमें हम डैम्पिंग के लिए हम इसमें यूज कर ले रहे हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो आप सारे स्टूडेंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को कभी पढ़ लीजिएगा, कभी डैम्पिंग की बात होगी तो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को भी स्टडी कर लेंगे। तो ये है एयर फ्रिक्शन, इसको बेटा एयर फ्रिक्शन चैम्बर कह लीजिए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कह लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर ले रहे हैं, ग्रेविटी कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमने अभी भी बताया था, लेकिन अधिकतर हम स्प्रिंग कंट्रोल करेंगे और डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। इसका मेन फंडा ये है कि सॉफ्ट आयरन बैंड उस तरफ अट्रैक्ट होगा जहां का रिलक्टेंस कम होगा, ठीक है। मशीन में समझिएगा ये सारी बातें। अच्छा, अब बात करते हैं हम रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसके नाम से क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से चीजें दूर जा रही होंगी, चीजें मूव कर रही होंगी, ठीक है। वही यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए यहाँ क्या किया गया है, हमने बात वही फिर समझिएगा, स्पिंडल ये हो गया, ठीक है, पॉइंटर कनेक्ट है, स्प्रिंग दोनों तरफ हमने लगा दिया, एक भी तरफ लगा सकते हैं, इतनी तो बात हो गई। अब देखिए क्या हुआ है, ये जो सोलेनॉइड पीछे आपको, ये जो सोलेनॉइड, ये भी एक कॉइल ही होता है सोलेनॉइड, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कैसे है? ये स्पिंडल के पीछे ऐसे है और फिर ऐसे आगे है ऐसे, और इनके इनके बीच जैसे, यहां समझिएगा, ऐसे, ये ऐसे इस तरह से है स्पिंडल, सॉरी कॉइल ऐसे गया बोर्ड के पीछे सोलेनॉइड, और फिर ये बोर्ड के आगे, और जो आपका स्पिंडल है वो इस तरह से होगा, ठीक है ना। और हम क्योंकि बाहर ये सामने का हिस्सा नहीं दिखा सकते क्योंकि स्पिंडल और ये सारी चीजें छुप जाएंगी, तो इसलिए ये बात आप समझ लीजिएगा कि अगर ये सोलेनॉइड है इस तरह, तो स्पिंडल देखिए ऐसे होगा जैसे ये मार्कर है, और इनके बीच में क्या देख रहे हैं आप? मार्कर और सोलेनॉइड कहीं भी एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। ये आपका सोलेनॉइड हो गया और ये आपका स्पिंडल हो गया, ये अरेंजमेंट है। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या किया गया है, कहने का मतलब जितना आपको दिख रहा है उतने में देखिए,
तो स्पिंडल के जस्ट स्पिंडल के पीछे कौन है? सोलेनॉइड है जो स्पिंडल को टच नहीं कर रहा। अब चूंकि ये सोलेनॉइड ऐसा है बेटा, ऐसे जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये इस तरह होगा, बीच में स्पिंडल है। अब सोलेनॉइड और स्पिंडल के बीच में देखिए गैप है, ये ध्यान से देखिएगा, गैप है। अब क्या करना है? आयरन के दो छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। एक टुकड़े को क्या करना है कि स्पिंडल से ही क्या करना, अटैच कर देना है, स्पिंडल से जोड़ देना है। जैसा कि ये जो आयरन वैन ए है उसको देखिए हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? स्पिंडल से। दूसरा जो आयरन बैंड बी है जो कि डैश डैश ये दिखाया गया है, अगर हम यहाँ इसको नाम दे दें बी, इसको क्या किया गया है फिर समझिएगा। कॉयल, ऐसे कॉयल है, स्पिंडल है, ठीक। एक लोहे का टुकड़ा एक आयरन वैन स्पिंडल से जोड़ दिया है। दूसरे लोहे के टुकड़े को क्या करना है? देखिए इनके बीच में गैप है ना, इसी गैप में कहीं, यहाँ कहीं, यानी मतलब स्पिंडल और सोलेनॉइड के बीच में जो गैप है, गैप में ही कहीं एक लोहे के टुकड़े को, जिसको हम बी कह रहे हैं, उसको फिक्स कर दीजिए। ये बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब सबसे पीछे कौन रहेगा, कौन इस डायग्राम में, डायग्राम के कई तरह के बनते हैं लेकिन जो हम बनाए उस डायग्राम में देखिएगा सबसे पीछे है सोलेनॉइड, फिर उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो कौन है? आयरन वैन बी। उससे थोड़ा और आगे आएंगे तो कौन है? आयरन वैन ए, जो कि किससे कनेक्ट है? आपका स्पिंडल से। अब देखो स्टूडेंट होता क्या है, जब हम इस सोलेनॉइड को सप्लाई देंगे, ठीक है, और ये सारे सोलेनॉइड के क्या है? कंडक्टर्स हैं जो हम उस पर कॉपर वायर वाउंड किए, लपेटे हैं। इधर करंट डायरेक्शन अंदर जा रही है और इधर से करंट बाहर आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब करंट इसमें फ्लो होगी तो ये अपने चारों तरफ क्या डेवलप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे बच्चे समझ रहे हैं? अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखने में होगा, कैसे वर्क कर रहेगा, ये सब आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा ना इसमें क्या कहते हैं रिसर्च करिए, ठीक है ना। टॉपिक पे आइए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर किस शेप का होगा, ये मशीन जब पढ़िए तो उसमें एयर गैप में एनालिसिस करिएगा। यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि इस, अब जैसे ही सप्लाई देंगे तो इन दोनों टुकड़ों के पास या इन दोनों लोहे के आयरन वैन के चारों तरफ क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या? इन दोनों आयरन के पीस को, दोनों लोहे के जो टुकड़े हैं इनको पोलराइज करेगा। पोलराइज इन द सेंस इनमें ध्रुव बनाएगा। जाहिर सी बात है बेटा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उसमें चुंबक का गुण आने लगेगा, यानी कि उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लगेगी, यानी कि उसमें क्या बनने लगेगा? पोल्स बनने लगेंगे। इसी को क्या कहते हैं? पोलरिटी बनना बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये इस दोनों लोहे के टुकड़ों के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों लोहे के पीस को क्या करेगी? पोलराइज करेगी, और वो भी सेम पोलरिटी से पोलराइज करेगी। कहने का मतलब जिस पोलरिटी से आपका बी पोलराइज होगा उसी पोलरिटी से आपका ए भी पोलराइज होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि सेम पोलरिटी से दो अगर एलिमेंट सेम पोलरिटी के हैं, वो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल करेंगे ना, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बी और ए के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा होगा। क्योंकि हमने बी को क्या कर दिया है? बी को हमने फिक्स कर दिया है। ये किसका सिंबल होता है? इसका सिंबल है कि इसको हमने फिक्स कर दिया, तो बी तो जा नहीं सकता कहीं। ए क्या होगा? ए ही दूर भागेगा। इसका मतलब जब ए बी से बाहर दूर भागना चाहेगा तो ए बाहर जाएगा। ए किससे जुड़ा है? स्पिंडल से। ए दूर भागेगा तो स्पिंडल रोटेट करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। यही कहानी किसकी है? आपकी रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की। ये बात समझे? तो एक लाइन में अट्रैक्शन टाइप का मैं बता दूं, जब सोलेनॉइड को सप्लाई देंगे, सोलेनॉइड जो है वो आयरन वैन को इस तरह से पोलराइज करेगा कि आयरन वैन हरदम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इसकी बात हो गई। और एक लाइन में इसकी वर्किंग, जब सोलेनॉइड को सप्लाई देंगे तो सोलेनॉइड दोनों आयरन पीस को सेम पोलरिटी से पोलराइज करेगा, उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। एक को फिक्स कर दिया है तो दूसरा ही दूर भागेगा, दूसरे को स्पिंडल से जोड़ रखा है तो स्पिंडल रोटेट करेगा। ये है दोनों की वर्किंग। अब बात करते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, कहने का मतलब कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं, जिस सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, उस सप्लाई का नेचर ऐसा है, करंट अल्टरनेटिंग है या साइनोसॉइडल है। तो देखो स्टूडेंट, पहले बात करें अट्रैक्शन टाइप में। अगर
एसी सप्लाई है तो जाहिर सी बात है पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो यहाँ डॉट 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 आ जाएंगे, यहाँ क्रॉस 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 आ जाएंगे। फिर यहाँ जो एस एन था वो एस हो जाएगा, और जहाँ एस था वहां एन हो जाएगा। तो भी बात बच्चों देखो क्या हो जाएगी, बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बदल जाएगी। यहाँ क्या हो, अब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, ऐसे जाने लगेगी। तो अब ये क्या हो जाएगा एस, और यहाँ क्या हो जाएगा एन। बात फिर वही हो गई कि एन को एस अट्रैक्ट करने लगेगा, एस को एन अट्रैक्ट करने लगेगा, तो भी आयरन का लोहे का पीस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर पहले जा रहा था। कहने का मतलब अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट आपका वर्क करेगा एसी डीसी दोनों के साथ। ये बात क्लियर हो गई। और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी आपका बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर रिवर्स भी हो गई तो भी वो इस तरह से पोलराइज करेगा आयरन वैन को कि वो सेम पोलैरिटी में होंगे, और वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल रिपल ही एक दूसरे को करेंगे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाए। और ये कैसे चेंज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फिनोमिना था, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब बात करेंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, बट ये आयरन वैन को सेम पोलैरिटी से पोलराइज करेगा। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, जैसा काम हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कर रहा है वैसा ही काम निगेटिव हाफ साइकिल में कर रहा है। कहने का मतलब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी इन दोनों के साथ वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इन बातों को अपने कॉपी पे नोट किया करिए। अब आप कहेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे हैं, तो इन चीजों को बैक करके आराम से सुन लिया करिए, या प्लेबैक स्पीड को स्लो करके वीडियो को देख लिया करिए। चलिए, ये तो स्टूडेंट बात हो गई। हाँ, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें भी आ जाओ। कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल, और डैम्पिंग के लिए यहां भी हम क्या करेंगे, इनमें भी बच्चों हम किसका इस्तेमाल कर लिया जाए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। ठीक है, ये हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का, एयर फ्रिक्शन डैम्पर, इसको चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अभी तक वो बातें नहीं हुई हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, तो अब एग्जाम में आने वाली बातें होंगी। अब बात करते हैं हम टॉर्क इक्वेशन ऑफ एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए स्टूडेंट, एक और चीज, टॉर्क की जो इक्वेशन होगी उसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, बट आप डेरिवेशन का बहुत ज्यादा फोकस ना करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देंगे आपको डेरिवेशन से ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो भी टॉर्क डेवलप टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्पिंडल पे, वो आपका होगा 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। ठीक है, एल क्या है, सोलेनॉइड जो आप यूज कर रहे हैं उस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस, एल है यहां पर इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर। कहने का मतलब स्केल है ऐसे, पॉइंटर यहाँ पास है, इनिशियली 0 पे रहता है। अब मान लीजिए पॉइंटर यहाँ पर जाके रुक गया, तो यही जो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, इन्हीं के बीच में जो एंगल होगा वो ही थीटा, उसी की बात कर रहे हैं।
आई क्या है, जो करंट हम मेजर करने जा रहे हैं, या ये वो करंट है जो कि कहाँ फ्लो हो रही है, सोलेनॉइड में फ्लो हो रही है। और एक और चीज याद रखिएगा, इस ये करंट की कौन सी वैल्यू होगी, तो ये करंट की आरएमएस वैल्यू होगी। इसकी बातें अभी हम करेंगे। देखिए सारे स्टूडेंट, डेरिवेशन करना से यही बातें आएंगी, और डेरिवेशन भी कोई बहुत टफ नहीं है। हाँ, ये है कि ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसका डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा हूँ। बट हाँ, कोई लेक्चर, कभी किसी लेक्चर में 15 या 10 मिनट और लगता है। जैसे रिलक्टेंस मोटर अगर आप पढ़ेंगे आप, तो वहां पर टॉर्क इक्वेशन को अगर आप वो करेंगे तो सेम वैसे ही यहाँ पास भी आएगा। खैर, आपको ये टॉर्क इक्वेशन याद करना है। ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पास अब पॉइंटर यहाँ पर स्टे कर गया, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें टाउडी की, तो टाउडी आपका प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, बिकॉज एक 1/2 भी कांस्टेंट, और डी एल अपॉन डी थीटा, ये भी जो आपका रेशियो आ रहा है, ये भी आपको कांस्टेंट ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, आपके आई स्क्वायर के। हाँ, अब बात करते हैं, ये तो टॉर्क, बात कर लें कंट्रोलिंग टॉर्क की। देखिए स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, कंट्रोलिंग टॉर्क, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, हम कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग और ग्रेविटी यूज करते हैं। स्प्रिंग हो चाहे ग्रेविटी, चाहे इंस्ट्रूमेंट भी कोई भी हो, कंट्रोलिंग टॉर्क ताउसी आपका प्रोपोर्शनल होगा थीटा, और थीटा यही है जो हमने यहाँ बताया। कहने का मतलब, अगर हम बात करें, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, के थीटा, के सी थीटा। के सी क्या होगा, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को आप स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो कहने वाला देखिए, टाउडी आपका ये आया जो आई के प्रोपोर्शनल है, और टाउसी आपका थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, टाउसी को हम ये भी लिख सकते हैं। तो इतनी बातें हो गई। अब जरा बात कर लें, एट रेस्ट पोजीशन। यहाँ थोड़ा साइन कर रहा होगा, तो उसको देख वो अभी सॉल्व हो जाए। एट रेस्ट पोजीशन की बात करें, देखिए रेस्ट पोजीशन क्या होगा, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं जहां पर पॉइंटर आके आपका डिफ्लेक्ट होने के बाद रुक गया है। तो देखिए, हम ये मानते हैं ऐसा होता है, स्पिंडल में वो चीज काम करता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में वर्क करेगा। जहां पर पॉइंटर रुकेगा, वहां की कहानी ये होती है कि कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। कंट्रोलिंग टॉर्क है के सी थीटा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है 1/I² डी एल बाई डी थीटा, या यहां पास से कह लें थीटा इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये बातें आपको याद रखनी है। कल मैंने पीएमसी टाइप बताया था, तो वहां आपने देखा था थीटा प्रोपोर्शनल आई आया था, लेकिन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में आप क्या देख रहे हैं, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इस रिलेशन को कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशन। अब बात करते हैं बच्चों कि, हाँ, अब यहीं से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आते हैं आपके, वो यहीं से आना स्टार्ट होंगे। तो हम अब बात कर लें कि कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब उसकी बात कर लें पॉइंट वाइज। और जो चीजें आप सुन रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट उन चीजों को क्या किया करिए, नोट भी कर लिया करिए। देखो स्टूडेंट, यहां से थीटा प्रोपोर्शनल आया आई स्क्वायर, ये रिलेशन है, अभी बताया नॉन लीनियर रिलेशन है। तो अगर नॉन लीनियर रिलेशन होगा, तो हम बात कर लें स्केल की, कि इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट का स्केल आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्टार्टिंग में बहुत स्पीड होगा, बहुत ही पास पास होंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर सेगमेंट की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे 0, 5, 25, ऐसे ही 100। ठीक है, तो
ये बात समझिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म स्केल कैसा दिखता है, नॉन यूनिफॉर्म कैसा दिखता है। तो हाँ, स्केल कैसा होगा, नॉन लीनियर रिलेशन, तो स्केल भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फिर ऐसा होगा, तो यहाँ देखिए, करेंट पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका स्क्वायर करना तो थीटा हरदम क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू कौन सी देगा, तो इट्स गिव ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। ये हरदम आपको कौन सा वैल्यू बताएगा, आरएमएस वैल्यू। कहने का मतलब, अगर आप इनपुट या सप्लाई आपकी साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल, ये करंट की बात करें आई, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें आई एम, तो साइनोसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आई एम बाई रूट टू। तो कहने का मतलब, वेव भी आप सारे बच्चे पढ़ें, कई टाइप्स के होते हैं, जैसे साइनोसॉइडल वेव, और अगर ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर ये सिग्नल देंगे तो भी इसकी कौन सी वैल्यू बताएगा, आरएमएस वैल्यू। अगर आप फुल वेव भी देंगे इनपुट, तो भी कौन सी वैल्यू बताएगा, इस वेव की आरएमएस वैल्यू। अगर आप सॉ टूथ वेव देंगे, कहने मतलब ये, तो भी इस क्या बताएगा, इसकी आरएमएस वैल्यू। किसी भी टाइप का कोई भी वेव अगर आप उसको देंगे इनपुट, तो आपका एमआई टाइम इंस्ट्रूमेंट आपकी कौन सी वैल्यू बताएगा, आरएमएस वैल्यू। अब बात आती है कि साइनोसॉइडल की तो आरएमएस वैल्यू ये होती है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की चेक कर लीजिएगा, फुल वेव की, इन सब की आप देख लीजिएगा कि इनकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो एमआई टाइम इंस्ट्रूमेंट आपकी हरदम आरएमएस वैल्यू बताएगा। और बातें कर लें, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना थोड़ा तो देखिए। अब बात करते हैं, अगर हाँ मिक्स सप्लाई, मिक्स मतलब इनपुट हो, जैसे करंट है आई नॉट प्लस आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस आई एम टू साइन ओमेगा टी, ऐसे ही आगे और भी हो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पास रीडिंग ऑफ मीटर क्या आएगी, रीडिंग ऑफ मीटर। तो रीडिंग ऑफ मीटर में ये तो आपकी कौन सा कंपोनेंट है, ये डीसी करंट है। बाकी ये करंट कौन सी है, एसी, और ये करंट क्या है, एसी। कहने मतलब ऐसे चीजों में आपकी आरएमएस वैल्यू जो होती है, वो आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट, आई नॉट प्लस अंडर रूट 1/2 आई एम स्क्वायर प्लस आई एम टू स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये इस तरह से आपकी आरएमएस वैल्यू मिलेगी। और फिर बात कर लेते हैं, कंट्रोलिंग के लिए फिर से सुनिएगा। हम अधिकतर कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, उसमें भी आप एक स्प्रिंग ज्यादा चाहते हैं कंट्रोल टॉर्क, तो डबल स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। और हम कभी कभी इसमें हम ग्रेविटी कंट्रोल भी इस्तेमाल कर लेंगे। डैम्पिंग के लिए कौन सी डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे, हम डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। हाँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, एल्निको का बना, यानी कि उसकी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी शक्ति जो होती है, वो काफी ज्यादा होती है। तो पीएमसी में कल हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बट चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, हमको यहाँ परमानेंट मैग्नेट को यूज नहीं कर रहे हैं एल्निको का बना, हम तो सॉलिनॉइड में कॉपर वायर की वाइंडिंग किए हैं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। वी यूज लिख सकते हैं, वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन, ये सभी के लिए कॉमन बात है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेके नियर अबाउट 0.0075 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक होती है।
ये बात क्लियर हो गई। तो इस मैं कहने का मतलब देखो बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की ये वीक, इसे हम क्या बोलेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्योंकि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, कल मैंने बताया था अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंस्ट्रूमेंट से बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, स्टे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, स्टे मैग्नेटिक फील्ड, वो इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जैसे ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हम थोड़ा ऊपर शायद होता तो दिखे ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ देखिएगा सारे बच्चे इस चीज को समझने के लिए। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इंस्ट्रूमेंट के बाहर भी आपके कई कारणों से इंस्ट्रूमेंट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिसे हम कौन सी बोलते हैं फील्ड, स्टे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट के बाहर कोई स्पीकर रखा है, या इंस्ट्रूमेंट के बाहर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रखा है, या इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे चीज के पास रखा है जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। घुमा फिरा कहने का मतलब यह है, इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे स्टे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, जैसा कि इस एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस स्टे मैग्नेटिक फील्ड का असर इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग पे ना पड़े, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज करेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग का। इसका इस्तेमाल क्या होता है, एक कवच होता है मैग्नेटिक शील्डिंग, जैसे इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होता है आपका, वो भी एक कवच होता है, वैसे ही मैग्नेटिक शील्डिंग भी क्या होता है, एक कवच होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ क्या हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग यूज करेंगे, जिस जो क्या करेगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को इंस्ट्रूमेंट के अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इन थोड़ी हो सकता है और भी पॉइंट रह गए हों, लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ी जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ पॉइंट रह गए हों तो उसकी कभी बातें हो जाएंगी। बट इतने सफिशियंट था आपके जेई एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। और हाँ, जो स्टूडेंट टूरी चुके हैं उनसे भी जो इसमें आसान आसान से जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं वो भी उनसे पूछे जाएंगे। हाँ, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन, एमआई टाइप और रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस और एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट की टॉर्क इक्वेशन की बात कभी और लेक्चर में कर लेंगे, जो कि आपका आया था 1/2 I स्क्वायर dl by dt। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ज्यादा बड़ा हो गया, 38 मिनट चला, जितना भी जल्दी करो। चलिए सर, जब ज्यादा टाइम वीडियो